आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट बिजनेस लॉ और टॉपिक हम कवर करेंगे मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। एक प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम एमआरटीपी मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। चलिए देखते हैं इसके बारे में होता क्या है। एमआरटीपी सबसे पहले आप देख रहे हैं एमआरटीपी को कब बनाया गया था। एमआरटीपी को बनाया गया था 1959 में 69 में 1969 पे एमआरटीपी को फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया। ठीक है, एमआरटीपी का मीन्स क्या होता है। एमआरटीपी क्या बता रहा है, तो एमआरटीपी सर ने यहाँ पे इसके नेम से हम समझ पा रहे हैं कि मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव। ठीक है, कौन सा मोनोपोलीज, जो भी एकाधिकार है, जो मार्केट में एकाधिकार था, और प्रतिबंधित रिस्ट्रिक्टिव ऐसे व्यापार जो प्रतिबंधित थे, जिन्हें करने की अनुमति सरकार नहीं देती थी, उस व्यापार को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक नया एक्ट लॉन्च किया गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम एमआरटीपी के नाम से जानते हैं। मेनली ये एक्ट बनाया गया था 1969 में, लेकिन इस एक्ट को बनाने के लिए जो पहली बार इस एक्ट को लॉन्च किया गया, इसको अधिनियम को इसकी स्थापना की गई, पारित किया गया, वो किया गया था 1 दिसंबर 1969। तो इसको पारित किया गया कि डेट आप जरूर अच्छे ध्यान कर लेंगे। इस एक्ट को इंडिया में पारित किया गया 1 दिसंबर को 1969 में इसको पारित किया गया, और 1 जून 1970 में ये पूरे इंडिया पे लागू किया गया। पूरे इंडिया पे लागू किया गया। जब हम पूरे इंडिया की बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर 1 जून 1970 को इसको लागू किया गया, जबकि इसको संसद द्वारा पारित किया गया था 1 दिसंबर 1969। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स ऑब्जेक्टिव जो हमारे प्रश्न आते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव इन्हीं से बनते हैं कि एक्ट को पारित कब किया गया और एक्ट को लागू कब किया गया। तो जब हम इसकी बात करेंगे पारित करने की, इसको पारित किया गया 1969 में, 1969 पे कब, 1 दिसंबर को। और इस एक्ट को पूरे इंडिया पैन इंडिया की जब बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, इसको लागू किया गया 1 जून 1970 को। ओके, बिफोर स्टार्टिंग एमआरटीपी एक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है कि अभी एमआरटीपी को क्या किया गया है, रिपील कर दिया गया है। एमआरटीपी एक्ट को रिपील किया गया है। इस पे रिपील किया गया है मींस इसकी जगह पे एक दूसरा एक्ट लॉन्च किया गया है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीसीआई। सीसीआई, ठीक है, सीसीआई मींस सीसीआई, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, आप लिखिए इसका मीन्स क्या है। तो एमआरटीपी को अभी पूरी तरह से रिपील कर दिया गया है, मींस इसको खत्म कर दिया गया है। इसके जो भी प्रोविजन थे इसे खत्म करके इंडिया द्वारा एक नया एक्ट पारित किया गया, जिसको लोग सीपीसीसीआई बोलते हैं। सीसीआई मींस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को कब लागू किया गया, तो ये कब बना हमारा 2002 में। हम आगे बात करेंगे कि कंपटीशन ऑफ इंडिया को कैसे बनाया गया, किस तरह के प्रोविजन इसमें रखे गए, कौन कौन से प्रोविजन थे, वो हम आगे देखेंगे।
अभी फिलहाल हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि एमआरटीपी एक्ट को रिपील कर दिया गया है, उसे खत्म कर दिया गया है और उसके जगह पे एक नया एक्ट लॉन्च किया गया है जिसे हम लोग बोलते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई। सीसीआई 2002 इसको लॉन्च किया गया 2002 में। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब एमआरटीपी को खत्म कर दिया गया, इसे रिपील कर दिया गया, तो इसको पढ़ने की जरूरत क्यों? हम एमआरटीपी क्यों पढ़ेंगे? तो इसके लिए जरूरी ये है क्योंकि सीसीआई के लिए जो भी प्रोविजन रखे गए हैं या फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो भी बेस है, वो बेस कौन सा है? एमआरटीपी एक्ट से ही लिया गया है। सबसे बड़ी बात, इस सीसीआई का कंपटीशन कमीशन, इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि एमआरटीपी एक्ट क्या है और एमआरटीपी एक्ट में कौन कौन से प्रोविजन किए गए थे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात, एमआरटीपी एक्ट को बनाया क्यों गया? गवर्नमेंट द्वारा एमआरटीपी एक्ट को बनाने की नीड क्यों फील हुई? तो क्या हुआ, भारत में जो भी औद्योगिक रिफॉर्म होने थे, औद्योगिक सुधार के लिए, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एमआरटीपी एक्ट को बनाया गया। जो भी रिफॉर्म करने थे, जो भी इंडस्ट्रियल रिफॉर्म होने थे कि मार्केट में मोनोपोली न हो, मार्केट में एकाधिकार न हो जाए, कि मार्केट जो भी हमारी इकोनॉमी है वो चंद लोगों के हाथों में ही न रह जाए, सभी को बराबर मौके दिए जाए, सभी को इक्वल प्लेटफॉर्म दिया जाए, उन्हें आगे आने के लिए, उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए। तो गवर्नमेंट द्वारा जो भी औद्योगिक सुधार होने थे, उस सुधार को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को फर्स्ट टाइम नीड फील हुई एमआरटीपी एक्ट की, और एमआरटीपी एक्ट को वहां पे गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, हम देखेंगे इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे एमआरटीपी एक्ट को स्टार्ट किया गया, किस तरह से नीड फील हुई, कौन इसको स्टार्ट किया। आइए हम देखते हैं कैसे स्टार्ट किया। मैं यहाँ पे कुछ चीजें हाईलाइट करूंगा, कुछ लिखूंगा भी, उसे जरूर आप नोट करिएगा, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि एमआरटीपी एक्ट को कैसे स्टार्ट किया गया। तो सबसे पहले क्या हुआ, 1965 में, 1964 में, सॉरी 1964 में कौन सी, महाल नोबिस नाम की समिति का गठन किया गया। आप जरूर से नोट करेंगे, महाल नोबिस कब, 1964 में फर्स्ट टाइम महाल नोबिस नाम की समिति का गठन किया गया। और 1965 में, 1965 में एकाधिकार जांच आयोग जब समिति का गठन किया गया, जिस समिति का नाम क्या था, महाल नोबिस। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महाल नोबिस समिति गठन किया गया कब, 1964 में। और 1965 में क्या, एकाधिकार जांच आयोग, एकाधिकार जांच आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो 64 में और 65 में मेनली दो जांच एजेंसियां, दो समिति गठित की गई। ठीक है, पहली समिति का नाम क्या था, महाल नोबिस। कब बनाई गई है, 1964 में। और 1965 में एकाधिकार जांच आयोग का गठन किया गया। इन दोनों एजेंसी को गठन करने का या फिर दोनों एजेंसी को पारित करने का मेन उद्देश्य क्या था? इनका मेन उद्देश्य क्या था? जो भी आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। इन दोनों एजेंसी का जो मेन काम था, वो मेन काम क्या था, एकाधिक जो भी आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण हो रहा है इंडिया पे, जो भी आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण हो रहा है, केंद्रीकरण मीन्स क्या हो रहा है कि जो भी इंडिया की इकोनॉमिक पावर है, जो भी इंडिया की इकोनॉमिक पावर है, वो क्या हो रही है,
वो सेंट्रलाइज हो रही है, किसी एक ही जगह पे क्या हो रही है, सेचुरेटेड हो रही है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था कि सरकार को ध्यान दिलाना कि इंडिया पे किस तरह से इकोनॉमिक पावर का केंद्रीकरण हो रहा है। ठीक है, तो इस औद्योगिक केंद्रीकरण को रोकने के लिए, इस केंद्रीकरण या एकाधिकार की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए 1969 में एमआरटीपी एक्ट और 1970 में एमआरटीपी कमीशन की स्थापना की गई। बहुत क्लियर है यहाँ पे, आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे छोटी सी रिपीट कर रहा हूं मैं, 1964 में और 1965 में दो एजेंसियों का गठन किया गया। वो एजेंसी कौन सी थी? पहली एजेंसी थी महाल नोबिस एजेंसी, ठीक है, कब? 1964 में, और 1965 में कौन सा? एकाधिकार जांच आयोग का गठन किया गया। इन दोनों एजेंसी को का गठन करने का मेन उद्देश्य क्या था कि जो भी इंडिया पे, जो भी भारत में औद्योगिक केंद्रीकरण हो रहा है, औद्योगिक केंद्रीकरण मीन्स क्या हो गया कि जो भी इंडिया की इकोनॉमिक पावर है वो जो चंद लोगों के हाथ में ही जा रही है, जो औद्योगिक एकाधिकार हो रहा है इंडिया पे, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, उस चीज को रोकने के लिए इंडिया में फर्स्ट टाइम कब? 1969 में, 1969 में कौन सा? 1969 में एमआरटीपी एक्ट तथा 1970 में एमआरटीपी कमीशन, 1970 में एमआरटीपी कमीशन नोट कर लें आप। इसकी शुरुआत कहां से हुई? 1964 से हुई। 1964 में जो भी महाल नोबिस कमीशन बैठाया गया और जो भी 1965 में 1965 में अधिकार जांच आयोग बैठाया गया, उस दोनों आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये फाइंड आउट किया गया कि जो भी इंडिया पे एक औद्योगिक एक अधिकार हो रहा है, मींस औद्योगिक एक अधिकार, और जो भी हमारे इंडिया पे एक, ठीक है। अब इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? एमआरटीपी कमीशन के अंतर्गत, एमआरटीपी कमीशन के अंतर्गत सरकार द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा यह व्यवस्था बनाई गई कि वे कंपनियां जिनके व्यवहार अनुचित व्यवहार की श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखिएगा, एमआरटीपी कमीशन की जब स्थापना की गई तो सरकार नियम पारित किया गया कि वे कंपनियां, वो कंपनी जिनका व्यवहार अनुचित व्यवहार की श्रेणी में आता है। अनुचित व्यवहार मीन्स क्या? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ओके, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, किस लिए? अनफेयर। तो जब इस कमीशन को पारित किया गया तो गवर्नमेंट द्वारा यह फैसला, यह निर्णय लिया गया कि ऐसी कंपनियां जिनका व्यवहार है, तो क्या होगा? उनका मामला कहां पे आएगा? एमआरटीपी एक्ट के सामने लाया जाएगा। ठीक है, तो मेनली उन कंपनी के लिए ये प्रोविजन, स्पेशली प्रोविजन किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इस एक्ट के अकॉर्डिंग कि कोई ऐसी कंपनी जिसका व्यवहार अनुचित व्यवहार की श्रेणी में आता है, यदि कोई कंपनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रही है तो उस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को कौन हैंडल करेगा? तो उस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए वो एमआरटीपी एक्ट हैंडल करेगा, एमआरटीपी एक्ट हैंडल करेगा। और साथ ही साथ में यह फैसला भी लिया गया कि एमआरटीपी एक्ट द्वारा लिया गया फैसला ही क्या होगा? अंतिम फैसला कहलाएगा। तो बहुत क्लियर है यहाँ पे। एमआरटीपी, यदि हम बात करें एमआरटीपी कमीशन की पावर क्या थे, तो केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो एमआरटीपी कमीशन को पावर दिया गया, वो पावर क्या था? पहली बात तो इस निर्णय में जब एमआरटीपी कमीशन की स्थापना की गई तो उसमें साफ साफ एक क्लॉज, इस सेंटेंस को ऐड किया गया कि वे ऐसी कंपनी
जो कंपनी अनुचित व्यवहार की श्रेणी में आती है या फिर कोई ऐसी कंपनी जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करती है, उसके मामले कहाँ पे हैंडल होंगे? उस मामलों को एमआरटी एक्ट हैंडल करेगा। और साथ ही साथ में ये बोला गया कि एमआरटीपी एक्ट द्वारा लिया गया फैसला ही क्या होगा? अंतिम फैसला होगा। इट मीन उसके बाद उसकी सुनवाई और कहीं पे नहीं हो सकती। क्लियर है? चलिए इसको रब करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब देखिए, जब एमआरटीपी कमीशन को गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा ये पावर दिया गया, उसको ये इस प्रकार से इम्पावर किया गया, तो एमआरटीपी एक्ट इस एमआरटीपी एक्ट के अंतर्गत दो प्रकार के प्रतिष्ठानों की को सम्मिलित किया गया। देखिए, अब 1970 में जब एमआरटीपी कमीशन को लॉन्च किया गया पूरे इंडिया पे, पैन इंडिया पे, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर, तो वहां पे एमआरटीपी कमीशन को बहुत सारे पावर राइट दिए गए। राइट, उसका मेन राइट क्या था कि यदि कमीशन ये फाइंड आउट करता है कि कोई भी कंपनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करती है, तो उस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के हैंडल मामले को, अफेयर्स को कौन हैंडल करेगा? एमआरटीपी कमीशन हैंडल करेगा। और एमआरटीपी कमीशन द्वारा लिया गया फैसला ही क्या होगा? सर्वमान्य होगा। इट मींस जो भी ऐसी कंपनी होंगी उनको इन फैसलों को मानना पड़ेगा। अब जब एमआरटीपी कमीशन की स्थापना की गई, एमआरटीपी कमीशन की स्थापना हो गई, तो एमआरटीपी के अंतर्गत दो प्रकार के प्रतिष्ठानों को सम्मिलित किया गया। मींस इसमें दो प्रकार के सेगमेंट को शामिल किया गया। अब वो देखिए, वो दो सेगमेंट कौन कौन से हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बेग कंपनी, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो दो प्रतिष्ठान इसमें शामिल किए गए। वो प्रतिष्ठान कौन कौन से थे हमारे? ध्यान दीजिएगा, ध्यान सुनिए, बटन को सुनिएगा। एक तो वो बेग कंपनी जिनकी स्वयं या अपने से संबंधित कंपनियों की को मिलाकर कुल परिसंपत्ति। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब एमआरटीपी कमीशन की स्थापना की गई, तो यहाँ पे दो प्रकार के प्रतिष्ठानों को, दो प्रकार के सेगमेंट को शामिल किया गया। अब देखिए, वो दो प्रकार के प्रतिष्ठान कौन, औद्योगिक प्रतिष्ठान कौन कौन से थे? पहला वो कि बेग कंपनी जिनकी स्वयं एवं उनसे जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां हैं, उन सब की टोटल नेट वर्थ कितनी होगी? मिला के उनकी परिसंपत्ति है वो कितनी है? 100 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे बेग कंपनी जो स्वयं, जो खुद एवं उनसे जुड़ी हुई जो भी कंपनी है, उनकी टोटल असेट्स कितनी होगी? 100 करोड़ से ज्यादा एवं 100 करोड़। ठीक है, तो पहला प्रतिष्ठान जो इसमें शामिल किया गया वो कौन सा, कि ऐसे कौन कौन से प्रतिष्ठान के मामले को हैंडल करेगी। तो इससे साफ साफ बोला गया, ऐसी कंपनी जिसकी स्वयं की एवं उससे जो भी जुड़ी कंपनियां हैं, उन सब की जो टोटल नेट वर्थ है, टोटल असेट्स है, यदि 100 करोड़ से ज्यादा है, एक वो हो गया। और सेकंड इसमें बोला गया, ऐसी कंपनी, ऐसे प्रतिष्ठान जो टोटल सप्लाई का 1/4 भाग, टोटल सप्लाई का 1/4 भाग से अधिक खुद पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पे जब एमआरटीपी कमीशन को बनाया गया और एमआरटीपी कमीशन को इम्पावर किया गया, इसमें जो जो उद्योग को शामिल किया गया, उनमें से दो उद्योग मेन थे। पहला उद्योग हमारा ये था कि ऐसी कंपनियां जिनकी स्वयं की पूंजी और उनसे जुड़ी हुई जो भी कंपनी है, उनकी पूंजी मिलाकर यदि 100 करोड़ से ज्यादा है, तो वो कंपनी के अफेयर्स कहाँ पे हैंडल होंगे? एमआरटीपी कमीशन पे हैंडल होंगे। और सेकंड, ऐसे प्रतिष्ठान, ऐसे उद्योग जो टोटल सप्लाई का 1/4 भाग सप्लाई खुद कर रहे हैं, जो टोटल सप्लाई का 1/4 भाग 1/4 सप्लाई खुद कर रहे हैं और उनकी परिसंपत्ति 3 करोड़ से ज्यादा है।
तो दो तरह की कंपनी, पहली कंपनी हमारी हो गई। सेकंड, क्या जो टोटल सप्लाई हो रही है, टोटल पूर्ति हो रही है इसकी गुड्स की, उस टोटल का 1/4 पार्ट क्या कर रहे हैं, सेल पे खुद ही क्या कर, एंड जो उनकी असेट्स है वो 3 करोड़ से ज्यादा है, 3 करोड़ एवं। क्लियर, आप इसे नोट कर लेंगे, है ना। तो एमआरटीपी कमीशन के अंतर्गत दो कंपनियों को शामिल किया गया। पहली कंपनी हमारी थी ऐसी कंपनियां जिनकी स्वयं की एवं उनसे जो जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनकी टोटल असेट्स कितनी है, ज्यादा है। और दूसरी ऐसी कंपनियां जो टोटल सप्लाई का 1/4 भाग, 1/4 पार्ट खुद सप्लाई कर रहे हैं और उनकी संपत्ति कितनी है, 3 करोड़ से ज्यादा है। यदि कोई कंपनी इस दायरे में आती है या फिर इस प्रकार के क्राइटेरिया को कंप्लीट करती है तो उस प्रकार की कंपनी के अफेयर्स कौन हैंडल करेगा, एमआरटीपी कमीशन हैंडल करेगा। आप इसे नोट कर लें। ठीक है, ओके। अब इसके बाद जब इस प्रकार के, जब एमआरटीपी कमीशन को इंपावर किया गया और उद्योगों का वर्गीकरण किया गया, क्लास उद्योगों को, इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड किया गया, तो यह देखा गया कि मार्च 1990 तक एमआरटीपी एक्ट के अंतर्गत, कब, मार्च 1990 तक, ओके। तो ये फाइंड आउट किया गया गवर्नमेंट द्वारा, जब इतना इंपावर करने के बाद ये फाइंड आउट किया गया कि मार्च 1990 99 तक, 1990 तक, मार्च 1990 तक यह देखा गया कि एमआरटीपी के अंतर्गत 1854 बड़े प्रतिष्ठानों का रजिस्ट्रेशन किया गया। ठीक है, तो जब इस एक्ट को यहाँ पे अस्तित्व में लाया गया 1990 तक, जब इसके पहले जब ये नहीं बना था, जब एमआरटीपी कमीशन एक्ट की स्थापना नहीं की गई थी, तब तक क्या था, मार्केट में बहुत एकाधिकार हुआ करता था। मींस केवल जो हमारे उद्योग थे केवल उन्हीं लोग के हाथों में होते थे जो पैसे वाले होते थे। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी को चलाने वाले मेनली वही लोग होते थे जो उद्योगपति होते थे, जो पैसे वाले होते थे, जिनके पास कैपिटल। फर्म का रजिस्ट्रेशन किया गया, इसके रजिस्ट्रेशन इंडस्ट्रीज का रजिस्ट्रेशन किया गया, लेकिन इनमें जो सबसे बड़ा आंकड़ा ये सामने आया, इस टोटल 1854 इंडस्ट्रीज में जो भी टोटल हमारे रजिस्ट्रेशन इसमें हुए थे, इनमें से केवल 1787 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनका ताल्लुक बड़े एमआरटीपी एक्ट को इंपावर की 1990 तक। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मार्केट में वही आगे आके अपने बिजनेस को सस्टेन कर पा रहे थे। क्लियर है, इसे आप नोट कर लें कि टोटल रजिस्ट्रेशन 1990 तक 1854 किए गए और जिनमें से 1787 थे जिनका ताल्लुक था वो किससे था, बड़े घरानों से था। देखिए, इसके बाद एमआरटीपी एक्ट में मेनली उन बिजनेस को, उन इंडस्ट्रीज को सम्मिलित किया गया, जो वह व्यापार सम्मिलित किया गया जो किसी भी रूप में कंपटीशन में अड़चन उत्पन्न करता था। एमआरटीपी कमीशन पे जब एमआरटीपी कमीशन की स्थापना की गई तो यह फाइंड आउट किया गया गवर्नमेंट द्वारा 1990 तक में, ये फाइंड आउट किया गया कि एमआरटीपी कमीशन मेनली ऐसे बिजनेस को हैंडल करता है जो क्या करता है, जो कंपटीशन में अड़चन पैदा करता है। और जहां पर भी यहाँ पे क्या हो रहा था कि लोग आगे नहीं आ पा रहे थे, असेट्स को उसमें शामिल किया गया, उसके अकॉर्डिंग ये पाया गया कि एमआरटीपी क्या कर रहा है, जो भी कंपटीशन कर रहा है उसमें अड़चन उत्पन्न कर रहा है।
या फिर उसे रोकता है, कंपटीशन को रोकता है, कंपटीशन को रोकता है। इसके अंतर्गत अब क्या हुआ, एमआरटी कंपटीशन का काम करता गया और साथ में क्या हुआ, हमारा मार्केट कैसा हो गया, कंपटीशन लेस मार्केट हो गया। क्यों? तो कंपटीशन था ही नहीं। एमआरटीपी एक्ट में जो भी प्रोविजन किए गए वो प्रोविजन इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि कंपटीशन पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया, कंपटीशन की भावना रही नहीं गई। जब कंपटीशन की भावना को खत्म होता देखा गया गवर्नमेंट द्वारा, कंपटीशन लेस मार्केट होता गया, तो क्या किया गया, जब 1990 में गवर्नमेंट द्वारा एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की स्थापना की गई, एक नई औद्योगिक नीति की स्थापना की गई। कब? 1990 में। तो देखते हुए 1990 में एक नई औद्योगिक नीति की स्थापना की गई, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई औद्योगिक नीति। अब नई औद्योगिक नीति को बनाने का गवर्नमेंट का लक्ष्य क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, तो एमआरटीपी इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा 1990 में एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की स्थापना की गई। अब जब मार्केट में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, जिससे एक बहुत बड़ा चेंजेस माना जाता है, 1990 की पॉलिसी को गवर्नमेंट की इस पॉलिसी एक इंडिया का नया बाजार खुल कर सामने आया। जो इंडिया लोकल से ग्लोबल हुआ वो किसके अंतर्गत हुआ, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत ही हो पाया। और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत ही क्या हुआ, हमारे बिजनेस ज्यादा इंप्रूव हुए और हमारी छवि हुई, वो कहां से, जो हमारी छवि थी वो हमारी बाउंड्रीज बियॉन्ड द बाउंड्री, हमारी छवि को हमारे इमेज को इंप्रूव करने में सहायता प्रोवाइड की, एक हेल्प प्रोवाइड की। तो जो सबसे बड़ा चेंजेस किया गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अकॉर्डिंग, उसमें क्या किया गया कि जो भी एमआरटीपी एक्ट में जो परिसंपत्ति की सीमांकन किया गया था, उसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लॉन्च करते ही क्या किया गया, एक मेजर अमेंडमेंट किया गया। और वो मेजर अमेंडमेंट क्या था कि जो भी दो तरह के उद्योग को शामिल किया गया था एमआरटीपी एक्ट के अंतर्गत, वो उद्योग कौन कौन से थे, पहला उद्योग जिनकी खुद की और उनसे जुड़ी हुई कंपनी की संपत्ति कितनी थी, 100 करोड़ रुपए थी। और दूसरा उद्योग जो टोटल सप्लाई का 1/4 भाग, 1/4 पार्ट खुद सप्लाई कर रहे थे और जिनकी संपत्ति कितनी थी, 3 करोड़ रुपए थी। इस संपत्ति को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट को, इस प्रोविजन को न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में खत्म कर दिया गया। देन इसके बाद अब जब खत्म कर दिया गया तो क्या हुआ, मार्केट में एक कंपटीशन की लहर पैदा हो गई, मार्केट में कंपटीशन की एक लहर पैदा हो गई। एमआरटीपी एक्ट चलता गया, थोड़ा आगे बढ़ता गया, लेकिन एमआरटीपी एक्ट जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लॉन्च किया गया था, उस उद्देश्य की पूर्ति करने में सफल नहीं हो सका। एमआरटीपी एक्ट का हम बोल सकते हैं कि इसका फेलोर होना 1990 से स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ, जब मार्केट में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लॉन्च किया गया। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अकॉर्डिंग अंतर्गत क्या किया गया कि मार्केट हमारा एक नए सेगमेंट पे, एक नए रूप में मार्केट सामने आया, जहां पे कंपटीशन को इंप्रूव किया गया। और एमआरटीपी के अकॉर्डिंग जो भी भ्रष्टाचार थे उसमें क्या हुए, ज्यादा फैलते गए। तो हम बोल सकते हैं कि एमआरटीपी एक जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसको लॉन्च किया गया था, वो क्या किया गया, एमआरटीपी एक्ट अपनी पूर्ति नहीं कर पाया। जब एमआरटीपी एक्ट को फेल होते देखा गया, एमआरटीपी एक्ट अपने उद्देश्य की पूर्ति में फेल हुआ, तो इस तथ्य को ध्यान रखते हुए, इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए, जब देखा गया कि एमआरटीपी एक्ट अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पा रहा है,
तो उस उद्देश्य कब 2000 में, सन 2000 में SBS राघवन, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहां से हमें स्टार्ट होता है। SBS राघवन कमेटी किया गया और गठन करने का उसका मेन उद्देश्य क्या था कि चेक करना कि एमआरटीपी एक्ट कितना काम कर रहा है, एमआरटीपी एक्ट के अंतर्गत ऐसे कौन से प्रोविजन हैं जो उसको फेल कर रहे हैं, और उसमें और बेहतर करने के लिए हम ऐसे कौन से नए नए प्रोविजन को शामिल कर सकते हैं। तो एसबीएस कमेटी को, एसबीएस राघवन कमेटी को जब एक शामिल किया गया, गठन किया गया, उसका मेन काम क्या था, केवल इस बात का पता लगाना कि एमआरटीपी एक्ट में ऐसे कौन से लूप होल्स हैं जिसके स्थान पर, जिसके प्लेस पे हम नया प्रोविजन देकर उसको और भी ज्यादा सशक्त और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। फाइनली क्या हुआ, 22 मई 2000 को, 22 मई 2000 को इस कमेटी ने एसबीएस राघवन कमेटी ने सरकार को अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।